22 नवंबर 1994 तिरुवनंतपुरम, केरल, नंबी नारायणन पर एक जासूस होने और मालदीव के 2 खुफिया अधिकारियों को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसरो के रॉकेट इंजन के चित्र और दस्तावेज पाकिस्तान को बेचे थे। नंबी के घर के आसपास और आसपास के लोगों ने उन्हें अपने घर के अंदर जाने से मना कर दिया। वे उन्हें त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने से मना करते हैं। नंबी के परिवार को जनता और राजनीतिक दलों द्वारा पीटा जाता है। उनके घर पर पथराव किया गया है। नंबी नारायणन के बेटे शंकर नाम्बी, एक व्यापारी, कुछ राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा मारा जाता है, जबकि उनकी बेटी गीता अरुणन, जो बेंगलोर में एक मोंटेसरी स्कूल की शिक्षिका हैं, को उनके चेहरे पर गाय के गोबर से अपमानित किया गया था। उनके पति सुब्बैया अरुणन एक इसरो वैज्ञानिक, मार्स ऑर्बिटर मिशन के निदेशक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता, को बस में यात्रा करते समय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। सालों बाद 25 जून 2022 भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात के पुलिस अधिकारी एएसपी साईं अधिष्ठा आईपीएस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार किया है। नंबी नारायणन, जो अब 80 वर्षीय हैं, एएसपी साईं अधिष्ठा के साथ एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आते हैं, जिन्हें अहमदाबाद के आईआईएम विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। वहां हर कोई दोनों की बातचीत सुनने को तैयार था, जबकि कॉलेज के छात्र व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैटिंग में व्यस्त थे। वे दोनों की बातचीत सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। स्थान स्थापित करने के बाद आदित्य ने नंबी से पूछा, श्रीमान, आप इतने खुश क्यों थे कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार को मैंने और हमारे पुलिस बलों ने गिरफ्तार कर लिया है? कोई व्यक्तिगत कारण? अपने दाढ़ी वाले चेहरे के साथ नंबी साईं अधिष्ठा को देखता है। नंबी ने शीशा पहना हुआ है। उसने उत्तर दिया, मी। साईं आदित्य, मेरे लिए कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। मुझे पता चला कि आज उन्हें कहानियों को गढ़ने और उन्हें सनसनीखेज बनाने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ एक आरोप था। उसने मेरे मामले में भी यही किया। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और वह शालीनता के मामले में सारी हदें पार कर रहा है। थोड़ी देर रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि वह हर समय इस तरह की शरारत करता रहेगा। ऐसी चीज का अंत होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। यही बात मुझ पर भी लागू होती है। जी महोदय, इस जासूसी मामले से निपटने से पहले क्या हम एक वैज्ञानिक के रूप में आपके गुरु और गुरु विक्रम साराभाई के साथ आपकी यात्रा की शुरुआत करेंगे? साईं अधिष्ठा से पूछा, जिस पर नंबी नारायणन प्रसन्न होते हैं। उसने कहा, उफ, मुझे लगा कि आप इस जासूसी मामले की जांच करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन आप मेरे गुरु विक्रम साराभाई के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक हैं। कुछ साल पहले 1969 नंबी का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तत्कालीन त्रावणकोर रियासत नागरकोइल में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल, नागरकोइल से पूरी की। उन्होंने त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मदुरै से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया। मदुरै में डिग्री हासिल करने के दौरान नंबी नारायणन ने अपने पिता को खो दिया। उनकी 2 बहनें थीं। जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी मां बीमार पड़ गई। नंबी ने मीना नाम्बी से शादी की और उनके 2 बच्चे थे। मदुरै में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के बाद नाम्बी ने 1966 में इसरो में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर तकनीकी सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया।
विक्रम साराभाई ने उन्हें रॉकेट प्रणोदन में उच्च अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें प्रिंसटन विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया और नासा फेलोशिप भी अर्जित की, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने लुइगी क्रोको के तहत रासायनिक रॉकेट प्रणोदन में अपना मास्टर पूरा किया और रासायनिक रॉकेट प्रणोदन में विशेषज्ञता के साथ भारत लौट आए। उस समय इसरो डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ठोस प्रणोदक पर काम कर रहा था। नंबी नारायण ने सोचा कि भारत के पास अपना स्वदेशी निर्मित तरल प्रणोदन इंजन होना चाहिए, क्योंकि तरल प्रणोदक उच्च दक्षता देते हैं, और उन्होंने देखा कि यूएसएसआर, रूस और यूएसए जैसे देश तरल प्रणोदन पर काम कर रहे हैं और उच्च पेलोड क्षमता वाले तरल प्रणोदक इंजन वाले बड़े रॉकेट का निर्माण कर रहे हैं। आवश्यक इसलिए नारायणन ने तरल प्रणोदक मोटर्स विकसित किए। पहले 1970 के दशक के मध्य में एक सफल 600 किलोग्राम 1300 पाउंड थ्रस्ट इंजन का निर्माण किया और उसके बाद बड़े इंजनों की ओर अग्रसर हुए। उनके पास उत्कृष्ट प्रबंधकीय और संगठनात्मक कौशल थे और उनका मानना था कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार $1 ट्रिलियन का व्यवसाय होगा, जो कि अंतरिक्ष उद्योग में व्यवसाय को देखने पर सच है। वर्तमान श्रीमान कुछ ने कहा कि आपने प्रयोग कार्य प्रगति के दौरान इसरो प्रयोगशाला में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जान बचाई। साईं अधिष्ठा ने कहा। नंबी ने उस घटना को याद किया जब उन्होंने अब्दुल कलाम के बारे में बात की थी। 1967 बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए डॉ कलाम को एक मछुआरे के बेटे से वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जो शीर्ष मुद्रा तक पहुंचे। मिसाइल मैन के रूप में याद किए जाने वाले कलाम ने भारत सरकार के एरोस्पेस और रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए काम किया, लेकिन इसी मिसाइल मैन कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक युवा वैज्ञानिक के रूप में अपने दिनों के दौरान एक विस्फोट से एक संकीर्ण चूक हुई थी। इसरो तब इनकोस्पार के रूप में जाना जाता था, अपने प्रारंभिक चरण में था और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में थुम्बा फिशिंग हैमलेट में एक छोटे से चर्च से संचालित होता था। वहां काम करने वाले अधिकांश वैज्ञानिक युवा स्नातक थे, जिनमें एक नए विषय रॉकेट साइंस के बारे में जितना हो सके प्रयोग करने और सीखने की इच्छा थी। उनके पास केवल प्रायोगिक रॉकेट थे, जिन्हें साउंडिंग रॉकेट के रूप में जाना जाता है, जिन्हें 100 किलोमीटर या उससे कम की ऊंचाई पर दागा गया था। इनमें से अधिकांश परिज्ञापी रॉकेटों को मित्र देशों द्वारा ऊपरी वायुमंडलीय प्रयोगों के संचालन के लिए पेश किया गया था। परिप्रेक्ष्य के लिए इसरो द्वारा आज लॉन्च किए गए पहाड़ों, पीएसएलवी और जीएसएलवी श्रृंखला की तुलना में उस युग के ध्वनि रॉकेट एक मोलहिल हैं। ऐसे ही एक फ्रांसीसी सेंटोर रॉकेट के प्रक्षेपण की तैयारी के दौरान नंबी नारायणन द्वारा एक बारूद आधारित इग्नाइटर बनाया जा रहा था। एक बार सही ऊंचाई पर इग्नाइटर एक छोटे से विस्फोट को ट्रिगर करेगा और रॉकेट के रासायनिक पेलोड को वायुमंडल में छोड़ देगा। इस प्रकार प्रयोग करने में मदद करेगा। हालांकि प्रक्षेपण से एक दिन पहले नारायणन को एक वैज्ञानिक प्राचार्य का पता चला कि उनका बारूद 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं चलेगा। जब नारायणन ने कलाम को इसकी जानकारी दी, तो उन्होंने शुरू में इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में नारायणन के समझाने पर दोनों ने सिद्धांत का परीक्षण किया। दोनों ने एक गर्भनिरोधक स्थापित किया, जहां बारूद का एक सीलबंद जार एक वैक्यूम पंप ऊपरी वातावरण जैसे पतली हवा और कम दबाव बनाने के लिए से जुड़ा था। इसे प्रज्वलित करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन वैज्ञानिकों एबल एंड नोबल द्वारा 1942 का सिद्धांत सही था। बारूद के अक्रिय व्यवहार की इस घटना को करीब से स्थापित करने के लिए एक युवा कलाम ने बारूद से भरे जार में अपनी नाक थपथ पाई। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और सहायक बारूद को जलाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी नंबी नारायणन ने महसूस किया कि वैक्यूम पंप जार से ठीक से जुड़ा नहीं था। इसका मतलब था कि बारूद हमेशा की तरह एक्सप्लोर करेगा। 1 सेकंड के भीतर
नंबी नारायणन ने छलांग लगा दी और कलाम को सुरक्षा के लिए नीचे धकेल दिया। इससे पहले कि एक विस्फोट ने कमरे को हिला दिया और कांच के टुकड़े उड़ गए। धुआं शांत होने के बाद कलाम उठ बैठे और नंबी से कहा, देखो, आग लग गई। नोब तरह युवा जोड़ी ने साबित किया कि एबल और नोबल सही थे और यह भी कि बारूद सामान्य दबाव में फायर करेगा। 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई को उसी रात बॉम्बे के लिए प्रस्थान करने से पहले एसएलवी डिजाइन की समीक्षा करनी थी। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से टेलीफोन पर बात की थी। बातचीत के